हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम आपसे बात करते हैं आज यूरोप महाद्वीप के प्राकृतिक प्रदेशों के यानी फिजियोग्राफिक डिविजन्स की हम बात करते हैं, उच्चावचों की बात करते हैं, रिलीफ की बात करते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप को हम भूआकृतिक प्रदेशों के आधार पर कितने भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जो हम आपसे बात करते हैं कि जो आपके सामने मानचित्र दिखाई दे रहा है वह मानचित्र यूरोप महाद्वीप का है। और यूरोप महाद्वीप के हम कौन से प्रदेशों की बात कर रहे हैं? हम यूरोप महाद्वीप की आपके सामने भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं। जो यूरोप महाद्वीप के भौतिक प्रदेश हैं, उन भौतिक प्रदेशों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये जो यूरोप महाद्वीप के भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों का क्या किया गया है, इन भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया गया है। उस विभाजन के आधार को हम ध्यान में रखते हुए और हम आपसे क्या करेंगे, हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये जो भौतिक प्रदेश हैं, ये भौतिक प्रदेशों का जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप में क्या किया गया है, इस यूरोप महाद्वीप में विभाजन किया गया है। हम उस विभाजन की चर्चा की कड़ी को अभी आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बात करेंगे जो यूरोप है, तो यूरोप का टेरेन पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि क्या है, यानी फिजियोग्राफिक डिविजन्स की मैं आपसे बात करता हूँ, यानी यूरोप के भू आकृतिक प्रदेश। हम कौन से भागों की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं यूरोप के जो हमारे पास में भू आकृतिक प्रदेश हैं, उन यूरोप के भू आकृतिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं कि यूरोप महाद्वीप को संरचना के आधार पर हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमारा आज का टॉपिक यही है कि जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप को हम भू आकृतिक आधार पर, किस आधार पर? हम भू आकृतिक आधार पर कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, हम चर्चा उसकी करने जा रहे हैं आपसे। देखिए, जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप की मैं आपसे चर्चा करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में जो डिस्कस जो निकल के आ रहा है, जिस डिस्कस की हम आपसे बात कर रहे हैं, इस यूरोप महाद्वीप के, तो यूरोप महाद्वीप भू आकृतिक दृष्टि से विविधता रखने वाला महाद्वीप है। यदि यूरोप महाद्वीप में भू आकृतिक दृष्टि से किसी प्रकार की विविधताएं नहीं पाई जाती, तो यूरोप महाद्वीप में भू आकृतिक संबंधी यानी टेरारेन पैटर्न संबंधी किसी प्रकार का विभिन्नताओं का दृष्टिगोचर नहीं होता, विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती। हम मुख्य रूप से आपसे बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप में जो भू आकृतिक या जो भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं, उन भौगोलिक विविधताओं ने ही यूरोप महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास में जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो भौतिक प्रदेश, उन भौतिक प्रदेशों को यानी दृष्टिगोचर किया है। इन्हीं भौतिक प्रदेशों के बारे में हमारे को जानकारी उपलब्ध करवाई है। यदि हम आपसे बात करते हैं कि किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप के जो विभिन्न देश हैं, इन विभिन्न देशों में कहीं पर यानी दक्षिण में पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम में पर्वतीय क्षेत्र है और मध्य में मैदानी क्षेत्र है। यदि हम इनकी सबकी बात करते हैं आपसे, यूरोप महाद्वीप के धरातल में यानी एक और तो प्राचीन एवं नवीन पर्वत श्रेणियाँ हैं। जो यूरोप महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप एक तरफ तो प्राचीन एवं नवीन जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, धरातल में प्राचीन एवं नवीन पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो दूसरी ओर मध्यवर्ती मैदान का विस्तार है। यानी
एक ओर तो हम यूरोप महाद्वीप में बात करते हैं कि एक ओर तो प्राचीन एवं नवीन पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, यानी एक तरफ तो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार प्राचीन और नवीन पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। और हम यदि दूसरी तरफ की बात करते हैं, उसके अपोजिट साइड में चलते हैं, उसके विपरीत दिशा में चलते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे को मध्यवर्ती मैदान दिखाई देता है। तो इस प्रकार के जो तथ्य जो हमारे पास में उपलब्ध हैं, इन तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप एक भू आकृतिक दृष्टि से क्या है, यानी यूरोप महाद्वीप एक भू आकृतिक दृष्टि से विविधता रखने वाला महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? यानी विविधता रखने वाला महाद्वीप है। हम यदि यूरोप महाद्वीप की आपसे चर्चा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में जो चर्चा का विषय आता है उस चर्चा के विषय की यदि हम बात करते हैं, तो यूरोप महाद्वीप में एक तरफ तो हमारे पास में क्या आ रहा है, यूरोप महाद्वीप में एक तरफ तो हमारे पास में आ रहा है प्राचीन एवं कठोर यानी पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरी तरफ मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र आता है। क्या आता है? यदि मैं दूसरे तरफ की बात करूं, तो दूसरी तरफ हमारे पास में क्या आता है, दूसरी तरफ हमारे पास में यानी मैदानी क्षेत्र आता है। देखिए, यानी हम मानचित्र में जो ट्रेसिंग कर रहे हैं, यह ट्रेसिंग ये कह रहा है कि जो यूरोप महाद्वीप है ना, इस यूरोप महाद्वीप का एक तो कौन सा भाग, एक तो यूरोप महाद्वीप का उत्तरी भाग, कौन सा भाग, एक तो यूरोप महाद्वीप का उत्तरी भाग और दूसरा यूरोप महाद्वीप का, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कौन से भाग के, पश्चिमी भाग की। एक तो यूरोप महाद्वीप का उत्तरी भाग, दूसरी मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी भाग की। इस भाग में जो संरचना दिखाई देती है वह प्राचीन चट्टानों से निर्मित है और इसमें कुछ नवीन चट्टानें हैं। यह हमारे पास में जो भाग दृष्टिगोचर दिखाई दे रहा है, इस भाग की हम आपसे बात कर रहे हैं। यह भाग हमारे पास में जो आ रहा है, यह भाग आ रहा है यानी उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा भाग आ रहा है? यह हमारे पास में आ रहा है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश आ रहा है? हम इसको कह सकते हैं कि यह उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? यह उत्तरी पश्चिमी हमारे पास में पर्वतीय प्रदेश आता है। ठीक है, देखिए यह हमारे पास में आ रहा है, यह आ रहा है उत्तर सागर। कौन सा सागर आ रहा है? यह हमारे पास में जो मैंने ट्रेसिंग कर रहा हूँ, आप उसमें देखते चलिए, यानी यह उत्तरी सागर है। और उत्तरी सागर के साथ साथ यदि मैं आपसे बात करता हूँ, यदि उत्तरी सागर के साथ साथ यदि हम बात करें, तो हमारे पास में जो क्षेत्र आ रहा है, जिस क्षेत्र की हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए आप, जिस क्षेत्र की हम आपसे बात कर रहे हैं, जो क्षेत्र हमारे पास में शामिल हो रहा है, उस क्षेत्र के माध्यम से हम आपको ये कह सकते हैं कि हमारे पास में एक तरफ तो यानी बोथनिया की खाड़ी आ रही है और दूसरी तरफ हमारे पास में फिनलैंड की खाड़ी आ रही है। यानी जो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, यह है बोथनिया की खाड़ी, यानी बोथनिया ये खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? ये बोथनिया की खाड़ी है। और यह जो हमारे पास में आ रहा है, यह है फिनलैंड की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? यह फिनलैंड की खाड़ी है। और मैं नीचे की ओर बात करता हूँ,
तो नीचे की ओर हमारे पास में बाल्टिक सागर आ रहा है। कौन सा सागर आ रहा है? यदि मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ तो नीचे की ओर कौन सा सागर आ रहा है? यह जो हमारे पास में आ रहा है, यह कौन सा सागर है? यह हमारे पास में बाल्टिक सागर है। कौन सा सागर है? यह जो आ रहा है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यह बाल्टिक सागर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, यह हमारे पास में बाल्टिक सागर वाला भाग आ रहा है, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। यह कौन सा भाग आया है? यह हमारे पास में बाल्टिक सागर वाला जो भाग है, यह बाल्टिक सागर वाला भाग आया है। इसके अलावा यदि हम आपसे बात करते हैं, यदि इसके अलावा हम आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में यानी एड्रियाटिक सागर आ रहा है। और एड्रियाटिक सागर के साथ साथ यदि हम आपसे बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास में एड्रियाटिक सागर, यह हमारे पास में कौन सा सागर है? यह हमारे पास में एड्रियाटिक, कौन सा सागर है? यह एड्रियाटिक सागर है। कौन सा सागर आ रहा है? यह एड्रियाटिक सागर है हमारे पास में। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपसे, यह हमारे पास में बिस्के की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? यह जो आ रहा है, यह हमारे पास में आ रहा है। कौन सी खाड़ी? हम आपसे बात कर रहे हैं कौन सी खाड़ी की? हम आपसे बात कर रहे हैं बिस्के की खाड़ी की। कौन सी खाड़ी है? यह हमारे पास में बिस्के की खाड़ी आ रही है, ठीक है ना, बिस्के की खाड़ी आ रही है। इसके अलावा यदि हम आपसे बात करते हैं कि बिस्के की खाड़ी के नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला जो भाग हमारे पास में आ रहा है, यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में भूमध्य सागर वाला भाग है। जो ये वाला भाग आ रहा है हमारे पास में, यह कौन सा भाग आ रहा है? यह भूमध्य सागर वाला भाग आ रहा है। कौन सा भाग आ रहा है? यह हमारे पास में भूमध्य सागर वाला भाग आ रहा है, ठीक है ना। और यदि मैं इधर चलता हूँ तो इधर मेरे पास में कौन सा सागर आता है? यदि मैं इधर चलूँ तो इधर मेरे पास में आ रहा है कौन सा सागर? इधर कैस्पियन सागर आ रहा है। कौन सा सागर आ रहा है? इधर मेरे पास में कैस्पियन सागर आ रहा है। यदि मैं उत्तर की ओर चलता हूँ तो यह मेरे पास में आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? यह आर्कटिक। यह जो मेरे पास में आ रहा है, यह आर्कटिक महासागर है, ठीक है ना। यह जो भाग आ रहा है उत्तर वाला, यह आर्कटिक महासागर का भाग है। कौन सा भाग है? यह आर्कटिक महासागर का भाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप में जहाँ पर मैंने ये ट्रेसिंग किया है, ये उत्तर पश्चिमी मेरे पास में पर्वतीय क्रम है, जिसको हम पहले प्रदेश के रूप में आपके सामने अभी जिक्र करेंगे। यानी उत्तरी यूरोप का भूभाग प्लीस्टोसीन हिमयुग के हिमनद से प्रभावित है। यानी उत्तरी यूरोप का जो यानी उत्तरी भाग है ना, यानी यूरोप का जो उत्तरी भाग है ना, हम यदि बात करते हैं आपसे, जो यूरोप का यानी उत्तरी यूरोप का भाग प्लीस्टोसीन हिमयुग के हिमनद से प्रभावित है। देखिए, यानी यूरोप, उत्तरी यूरोप का यदि हम आपसे बात करें तो देखिए, उत्तरी यूरोप का भूभाग, उत्तरी यूरोप का भूभाग, कौन से यूरोप का? उत्तरी यूरोप का भूभाग प्लीस्टोसीन हिमयुग से, कौन से हिमयुग से? प्लीस्टोसीन हिमयुग से यूरोप का भूभाग प्लीस्टोसीन हिमयुग के
हिमनदों से क्या है प्रभावित है। क्या है? प्लेस्टोसीन हिमयुग के हिमनदों से क्या है, यानी हिमयुग के हिमनदन से प्रभावित है, यानी उत्तरी यूरोप का, यानी उत्तरी यूरोप वाले भाग की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तरी यूरोप का जो भूभाग है वह भूभाग प्लेस्टोसीन हिमयुग के हिमनद, यानी जो प्लेस्टोसीन हिमयुग था उसमें जो यानी ग्लेशियर से, उन ग्लेशियरों के विभिन्न प्रकार के जो यानी ये जो ग्लेशियर हैं, इन ग्लेशियरों के द्वारा बनने वाली जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, यानी इन विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों से क्या है, इन विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों से प्रभावित है। यानी उत्तरी यूरोप का जो भूभाग है वो प्लेस्टोसीन हिमयुग के जो हिमनद थे, उन हिमनदों के विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं, उन स्थलाकृतियों से क्या है, उन स्थलाकृतियों से प्रभावित है। यानी उससे बनने वाली विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनसे इसमें यू आकार की घाटियाँ हैं, हिमोड है, शर्क है आदि से प्रभावित है। देखिए प्रभावित है जिनमें क्या क्या है, जिनमें शर्क, हिमोड, यानी जिनमें यानी जो शामिल है, यदि हम उनकी बात करते तो हमारे पास में शर्क है, हिमोड है, यू आकार की कौन सी घाटियाँ, यू आकार की क्या है, यू आकार की घाटियाँ हैं। कौन सी घाटियाँ? यू आकार की घाटियाँ हैं, यू आकार की घाटियाँ और गोलाकार यू आकार की घाटियाँ एवं गोलाकार पर्वत शिखर, गोलाकार पर्वत शिखर एवं गोलाकार पर्वत शिखर मिलते हैं। क्या है यहाँ पर, यानी इस प्रकार की जो शेप है, इस प्रकार की शेप की आकृतियाँ यहाँ पर मिलती हैं। यदि हम बात करें आपसे तो उत्तरी यूरोप का जो भूभाग है वो प्लेस्टोसीन जो हिमयुग, यानी प्लेस्टोसीन जो हिमयुग है, उस हिमयुग के जो हिमनद हैं, जो ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियरों से प्रभावित है। यानी उत्तरी यूरोप का जो उत्तरी भाग है प्लेस्टोसीन हिमयुग के हिमनदों से प्रभावित है, अर्थात उनसे प्रभावित है। तो जिनमें यानी क्या क्या उनसे बनता है वो आप देखिए, जिनमें हिमोड है, यू आकार की घाटियाँ हैं एवं गोलाकार पर्वत शिखर हैं, एवं क्या हैं, एवं गोलाकार पर्वत शिखर हैं। आदि से क्या है, आदि से वह प्रभावित है। यानी किन किन से प्रभावित है, यदि हम आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में जो आ रही है संरचना, तो उसमें आप देखिए जिनमें शर्क है, जिनमें हिमोड है, जिनमें यू आकार की घाटियाँ हैं एवं ऊपर से फ्लैट गोल, यानी ऊपर से गोल आकार का जो पर्वत शिखर है, यानी पर्वतों के जो टॉप हैं, पर्वतों के जो पीक हैं, यानी ये पर्वतों के पीक यहाँ पर क्या, यानी यहाँ पर पर्वतों के पीक मिलते हैं। यानी उत्तरी यूरोप के उत्तरी भाग में जो प्लेस्टोसीन क्या आया था, जो प्लेस्टोसीन हिमयुग आया था, उस हिमयुग में यानी विभिन्न प्रकार के क्या मिलते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के हिमनद मिलते हैं। क्या मिलते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के हिमनद वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं यानी यूरोप का सर्वाधिक निचला भाग कैस्पियन सागर का उत्तरी पूर्वी भाग है।
यानी यूरोप का अधिकांश कौन सा भाग, यदि हम बात करते हैं कि यूरोप का अधिकांश, यूरोप का अधिकांश उत्तरी और पूर्वी भाग, वो देखो कैस्पियन सागर उधर की तरफ रहा, ये रहा कैस्पियन सागर। मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ। यूरोप का अधिकांश उत्तरी पूर्वी भाग कैस्पियन सागर, भाग कैस्पियन सागर, यानी यूरोप का अधिकांश कौन सा भाग, यूरोप का अधिकांश निचला भाग, ऐसे मानिए यूरोप का अधिकांश कौन सा भाग, यूरोप का अधिकांश निचला भाग कैस्पियन सागर का उत्तरी पूर्वी, कैस्पियन सागर का उत्तरी पूर्वी तटीय भाग है, उत्तरी पूर्वी कौन सा भाग है, उत्तरी पूर्वी तटीय भाग है जो समुद्र तल से, कौन से तल से, जो समुद्र तल से कितना मीटर नीचे है, जो समुद्र तल से 28 मीटर जो समुद्र तल से 28 मीटर नीचे, यूरोप का अधिकांश निचला भाग, तो यूरोप का यानी यूरोप का अधिकांश जो निचला भाग है, यदि मैं यूरोप के अधिकांश निचले भाग की बात करता हूँ तो यूरोप का अधिकांश निचला भाग ये रहा ना आपके सामने। यदि यूरोप के अधिकांश में निचले भाग की आपसे बात करूँ तो यूरोप का अधिकांश जो निचला भाग है वह कैस्पियन सागर का उत्तरी पूर्वी, यानी कैस्पियन सागर का एक तो कौन सा भाग, कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग, कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग, ये तो उत्तरी और ये पूर्वी भाग। मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ कैस्पियन सागर के। तो कैस्पियन सागर का उत्तरी पूर्वी तटीय भाग है, यानी यूरोप का अधिकांश जो निचला भाग है वो कैस्पियन सागर का उत्तरी और पूर्वी भाग है, अर्थात जो समुद्र तल से कितना मीटर नीचे है, जो समुद्र तल से 28 मीटर नीचे है। कितना नीचे है, जो समुद्र तल से, मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करते हैं, जो समुद्र तल से 28 मीटर नीचे है, यानी विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों के आधार पर, यदि हम विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों की आपसे बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हमारे पास में आती हैं, यदि हम उन विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को यदि हम ध्यान में रखते हैं, यदि हम विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को ध्यान में रखते हैं, उन स्थलाकृतियों को ध्यान में रखते हुए जिन स्थलाकृतियों की हम आपसे बात करते हैं उनको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए यानी हम यूरोप महाद्वीप को भू आकृतिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उन 3 भागों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश नंबर 1 पर है, यानी स्थलाकृतिक आधार पर। किस आधार पर? स्थलाकृतिक आधार पर। यदि हम स्थलाकृतिक आधार पर बात करें आपसे तो स्थलाकृतिक किस आधार पर? स्थलाकृतिक आधार पर यूरोप महाद्वीप को 3 भौतिक विभागों में विभाजित
किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। उन 3 भौतिक विभागों की हम आपसे बात कर लेते हैं। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश नंबर 1, पहला प्रदेश आ रहा है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। मैं आपके पास में बात करूं नंबर 2 पर आ रहा है मध्यवर्ती मैदान। नंबर 3 पर आता है मध्यवर्ती दक्षिणी, यानी हमारे पास में दक्षिणी पर्वतीय क्रम। कौन सा आता है? दक्षिणी पर्वतीय क्रम। ये 3 क्रम हमारे पास में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास में क्रम आ रहा है वह आ रहा है उत्तरी पश्चिमी, जिसको हमने 1 नंबर से संबोधित किया। 2 नंबर पर मध्यवर्ती मैदान और 3 नंबर पर आ रहा है दक्षिणी पर्वतीय क्रम। कौन सा क्रम आ रहा है? हम बात कर रहे हैं आपसे दक्षिणी पर्वतीय क्रम। ठीक है ना? दक्षिणी पर्वतीय क्रम की बात करते हैं तो दक्षिणी पर्वतीय क्रम की यदि हम आपसे बात करें कि दक्षिणी जो पर्वतीय क्रम है, यदि इस क्रम की यदि हम आपसे बात करते हैं तो दक्षिणी पर्वतीय क्रम, मध्यवर्ती मैदान और उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। जो 1 नंबर पर हमारे पास में आ रहा है, 1 नंबर वाला भाग ये रहा हमारे पास में। मैं इस वाले भाग की आपसे बात कर रहा हूँ। यह वाला भाग 1 नंबर है। ये वाला पूरा भाग हमारे पास में कितना नंबर आ रहा है? जो हम बात कर रहे थे उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश की। कौन सा भाग है? यह भाग आ रहा है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश आ रहा है? यह हमारे पास में उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश आ रहा है। जब उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश की हम आपसे बात करते हैं, जो दूसरा हमारे पास में प्रदेश आ रहा है, जैसे दूसरे प्रदेश की यदि हम आपसे बात करें तो वह दूसरा प्रदेश जो हमारे पास में आया वह आ रहा है मध्यवर्ती। कौन सा? मध्यवर्ती यानी मैदानी क्रम। कौन सा क्रम आ रहा है? दूसरे क्रम में जो हमारे पास में आ रहा है वह आ रहा है मध्यवर्ती जो क्रम आ रहा है वह मध्यवर्ती मैदानी क्रम है। उस मध्यवर्ती मैदानी क्रम की हम आपसे बात करें तो देखिए, तो जो मध्यवर्ती मैदानी क्रम आ रहा है हमारे पास में, उस क्रम की यदि हम आपसे बात करते हैं तो आप देखिए उस क्रम का विस्तार हमारे पास में किस प्रकार से है। उस क्रम की हम आपसे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलो चलते हैं कि जो दूसरा क्रम आ रहा है हमारे पास में, उस क्रम की यदि हम आपसे बात करें जो दूसरा क्रम हमारे पास में आ रहा है उस क्रम की हम आपसे बात कर रहे हैं। इस दूसरे क्रम की हम आपसे बात करते हैं। ये जो दूसरे वाला क्रम हमारे पास में आ रहा है, यह क्रम हमारे पास में आ रहा है। कौन सा क्रम? यह क्रम आया है दूसरे नंबर पर था मध्यवर्ती मैदान। कौन सा क्रम था हमारे पास में? दूसरे क्रम पर था हमारे पास में मध्यवर्ती मैदान। ये मध्यवर्ती मैदानी क्रम है, यह है मध्यवर्ती मैदानी क्रम है
जिसके बारे में हम आपसे क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आपसे जिक्र करने जा रहे हैं। क्या? जिसके बारे में हम आपसे जिक्र करने जा रहे हैं, यह हमारे पास में कौन सा क्रम आ रहा है? यह हमारे पास में यानी मैदानी क्रम आ रहा है। कौन सा क्रम है? जो मध्य में स्थित है, जो यूरोप महाद्वीप में बहने वाली विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं ना, यानी यूरोप महाद्वीप में जो बहने वाले विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं ना, उन नदियों के द्वारा यह इस क्रम की बात की जा रही है। कौन से क्रम की बात की जा रही है? यानी इस क्रम की हमारे से बात की जा रही है। कौन से क्रम की? ये जो नदियों के मैदानों के द्वारा निर्मित क्रम है, जो नदियों द्वारा यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या लाई जाती है? नदियों द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर कौन सी मृदा लाई जाती है? जलोढ़ मृदा लाई जाती है। कौन सी मृदा लाई जाती है? जलोढ़ मृदा का जमाव किया जाता है। यह जलोढ़ मृदा संसार की सबसे कौन सी मिट्टियों में शामिल है? संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में शामिल है। कौन सी मिट्टियों में शामिल है? संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में शामिल है। कौन सी मिट्टियों में शामिल है? संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में शामिल है, जो निष्टर है, नीपर है, विशुला है, इसके अलावा टेम्स है, सीन है, जो आदि नदियां हैं, यानी आदि नदियों के द्वारा निर्मित क्या है? यह मैदानी भाग है। यानी इस मैदानी भाग में विभिन्न देशों में क्या हुआ है? विभिन्न देशों में यानी जलोढ़ मिट्टी का क्या हुआ है? निक्षेप हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। जहाँ पर मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, ये जो ट्रेसिंग वाला भाग आ रहा है, यह ट्रेसिंग वाला भाग ये क्या है? यूरोप महाद्वीप में जो भू आकृतिक प्रदेश है, उस भू आकृतिक प्रदेशों में यानी सेकंड ऑर्डर सीरियल पर बैठा हुआ है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम मध्यवर्ती किस क्रम से जानते हैं? जिसको हम मध्यवर्ती मैदानी क्रम के नाम से जानते हैं। किस क्रम के नाम से जानते हैं? जिसको हम मध्यवर्ती यानी मैदानी क्रम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिसको हम मध्यवर्ती मैदानी क्रम के नाम से हम इस प्रदेश को हम जानते हैं। यह मध्यवर्ती मैदानी क्रम का प्रदेश कहलाता है, जिसमें मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ये ट्रेसिंग वाला भाग आ रहा है, यानी ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने ये यूरोप के जो भौतिक प्रदेश हैं, ये यूरोप के जो भौतिक प्रदेशों वाला प्रश्न है, ये 2019 के इम्तिहान में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न पुनः हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल होता है। और उन्होंने सचित्र रेखा चित्र की सहायता से यूरोप महाद्वीप के रेखा चित्र के माध्यम से यानी उन्होंने इसमें क्या करवाया है? उन्होंने इसमें ट्रेसिंग का कार्य भी करवाया है। और ट्रेसिंग का कार्य करवाने के बाद में उन्होंने इस पर यानी चर्चा की है। क्या की है?
यानी इस पर चर्चा की है, यानी उन्होंने इस पर जो ट्रेसिंग का कार्य था वह ट्रेसिंग का कार्य भी करवाया है। तो हम मुख्य रूप से बात करते हैं, ये जो ट्रेसिंग का कार्य था यह ट्रेसिंग का कार्य भी क्या यानी यहीं पर ही करवाया गया है, ठीक है ना। तो हम मुख्य रूप से बात करते हैं, देखिए जो हमारे पास में अंतिम क्रम आ रहा था, यदि हम इसी अंतिम क्रम की आपसे बात करते हैं तो अंतिम क्रम हमारे पास में दक्षिणी तीसरा दक्षिणी पर्वतीय क्रम, कौन सा क्रम आ रहा है हमारे पास में दक्षिणी ये पर्वतीय क्रम आ रहा है। यह जो क्रम आ रहा है, यदि मैं इस क्रम की बात करता हूँ तो यह कौन सा क्रम है, यह दक्षिणी क्रम है। देखिए दक्षिणी पर्वतीय क्रम है ये हमारे पास में, यह यह दक्षिणी कौन सा क्रम आ रहा है, यह दक्षिणी पर्वतीय क्रम है जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। ये दक्षिण वाला जो पर्वतीय क्रम है, मैं उस क्रम की आपसे बात कर रहा हूँ। यह दक्षिणी पर्वतीय क्रम है जो 3rd नंबर पर हमारे पास में है, यानी जिसको हम 3 नंबर दे रहे थे, ये दक्षिणी पर्वतीय क्रम है। आप देखिएगा यह दक्षिणी पर्वतीय क्रम है। अब हम सबसे पहले जो आपसे बात करते हैं वो सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं कौन से क्रम की, उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम यानी उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम की हम सबसे पहले इस क्रम की आपसे बात करते हैं कि उत्तरी पश्चिमी जो पर्वतीय क्रम है, यदि इस क्रम की हम आपसे बात करें तो देखिए यूरोप महाद्वीप का पहला हमारे पास में भौतिक प्रदेश आ रहा है, इस क्रम की हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए इस क्रम के बारे में पहला हमारे पास में क्रम आ रहा है, इस क्रम की हम बात करते हैं, यह है यूरोप के भौतिक प्रदेश। यूरोप भू आकृतिक प्रदेश, यह आ रहा है यूरोप भू आकृतिक प्रदेश है हमारे पास में, यानी यूरोप महाद्वीप के हम भू आकृतिक प्रदेशों की आपसे क्या कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। यूरोप के कौन से प्रदेश हैं ये यूरोप के भू आकृतिक प्रदेश हैं। कौन से प्रदेश हैं, यूरोप के भू आकृतिक प्रदेश हैं, ठीक है ना। यानी यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित यह प्रदेश यूरोप के कौन से भाग में है, यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है यह प्रदेश। कौन से भाग में है, यानी यह प्रदेश यूरोप के कौन से भाग में स्थित है, यूरोप के, यानी यह प्रदेश यानी भू आकृतिक जो प्रदेश है, जो 1 नंबर का हमारे पास में प्रदेश आ रहा है उत्तरी पश्चिमी, यह आ रहा है हमारे पास में उत्तरी पश्चिमी
पर्वतीय प्रदेश। हम प्रथम प्रदेश की आपसे बात कर रहे हैं, उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश आ रहा है। यदि हम उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश की आपसे बात करते हैं, जो उत्तरी पश्चिमी हमारे पास में पर्वतीय प्रदेश आ रहा है, इस पर्वतीय प्रदेश के बारे में यदि हम आपसे चर्चा करते हैं तो आप देखिए, यह उत्तरी पश्चिमी हमारे पास में कौन सा प्रदेश है? यह है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है, जिसको हम किस रूप में शामिल कर रहे हैं? जिसको हम 1 नंबर पर शामिल कर रहे हैं। कितने नंबर पर शामिल कर रहे हैं? जिसको हम 1 नंबर पर शामिल कर रहे हैं, यह है यूरोप महाद्वीप का पहला भौतिक प्रदेशों में शामिल है, जिसको हम उत्तरी पश्चिमी भौतिक प्रदेश कह रहे हैं। कौन सा प्रदेश कह रहे हैं? जिसको हम उत्तरी पश्चिमी भौतिक प्रदेश कह रहे हैं। देखिए, यह यूरोप महाद्वीप के उत्तरी और पश्चिमी भाग में स्थित भूआकृतिक प्रदेश है, जिस प्रदेश के बारे में हम आपसे बात करते हैं, यानी यह है पूर्व कैम्ब्रियन और कैलिडोनियन जो युग था, उस युग की कठोर चट्टानों से, यानी कैलिडोनियन युग की कठोर चट्टानों से निर्मित है, जो भूकंप से प्रभावित हैं। जो किससे प्रभावित हैं? जो भूकंप से प्रभावित हैं। यानी यूरोप महाद्वीप के कौन से भाग में है? यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। देखिए, यानी यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित, यानी यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित यह प्रदेश, यह प्रदेश कैम्ब्रियन, पूर्व कैम्ब्रियन या कैलिडोनियन, यानी पूर्व कैम्ब्रियन यानी पूर्व कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन या कैलिडोनियन युग की चट्टानों से निर्मित है, कि युग की चट्टानों से निर्मित है, युग की कठोर चट्टानों से निर्मित है, जो किससे प्रभावित हैं? जो भूकंप से प्रभावित हैं। यानी यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित यह जो प्रदेश है, ये कठोर चट्टानों से बना हुआ है, जो पूर्व कैम्ब्रियन या कैलिडोनियन युग की कठोर चट्टानें हैं, और जो भूकंप से प्रभावित चट्टानें हैं। किससे प्रभावित चट्टानें हैं? यह चट्टानें भूकंप से प्रभावित चट्टानें हैं। किससे प्रभावित हैं? यानी दीर्घकाल से अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया, यानी इस पर्वतीय क्रम पर होने के कारण से यह पर्वतीय भाग धीरे धीरे घर्षित रूप में आ गया है। यानी इस पर्वतीय भाग पर हम धीरे धीरे बात करें, एक तो अपर्दन की प्रक्रिया, यदि इसी पर्वतीय भाग पर मैं बात करता हूँ, एक तो कौन सी प्रक्रिया हुई है? यानी अपर्दन व अपक्षय, अपर्दन व अपक्षय के प्रक्रियाओं के द्वारा, यानी अपर्दन व अपक्षय की प्रक्रियाओं के द्वारा यह भाग क्या हो गया है? अधिक घर्षित हो गया है। क्या हो गया है? अधिक घर्षित हो गया है।
देखिए, यदि हम आपसे बात करते हैं अप्रदन और अपक्षय की प्रक्रियाओं के द्वारा, देखिए बहिर्जनित प्रक्रियाओं में मुख्य रूप से 3 बल काम करते हैं। एक हमारे पास में काम करता है अप्रदन, सबसे पहले काम करता है अपक्षय, फिर काम करता है अप्रदन और फिर काम करता है निक्षेपण। यानी वेदरिंग काम करता है, इरोजनल काम करता है और फिर डिपोजिशन काम करता है। तो हम प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आपसे बात करते हैं अपक्षय की। अपक्षय एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा बल है जो यानी इस पृथ्वी के तल पर स्थित जो चट्टानें होती हैं वह भौतिक क्रियाओं एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा यानी वह चट्टानें आपस में क्या होती रहती हैं, वह चट्टानें आपस में प्रभावित होती रहती हैं। और उन चट्टानों के प्रभावित होने के कारण से जैसे भौतिक प्रक्रियाओं के ताप है, दाब है, वृषा है, यानी विभिन्न प्रकार की जो भौतिक क्रियाएं होती हैं उनसे प्रभावित पवन है आदि क्रियाओं से प्रभावित होता रहता है। और प्रभावित होते रहने के कारण से वह चट्टानें यानी विभिन्न प्रकार की भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपने मूल स्थान पर ही टूट करके और क्या हो जाती हैं, टूट करके विदीर्ण हो जाती हैं। जब टूट करके विदीर्ण हो जाती हैं तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इस प्रकार की प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं, मुख्य रूप से हम कहते हैं क्या, अपक्षय की प्रक्रिया कहते हैं, विएदरिंग की प्रक्रिया कहते हैं। अपक्षय एक स्थितिक यानी एक स्टेबल प्रोसेस है जिसमें किसी प्रकार को गति नहीं मिलती है। तो हम यही तो कहते हैं ना, जो ये यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप का उत्तरी और पश्चिमी भाग है, जिस भाग की हम आपसे बात कर रहे हैं, ये अधिक घर्षित है। यानी अधिक घर्षित का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो पर्वतीय क्रम है ना, इस पर्वतीय क्रम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस पर्वतीय क्रम में हम मुख्य रूप से बात करते हैं तो इस पर्वतीय क्रम में देखिए ये जो हिमानी वाला प्रोसेस है, ग्लेशियर वाला प्रोसेस है, और ग्लेशियर वाला प्रोसेस होने के कारण से, जो ग्लेशियर वाला प्रोसेस होने के कारण से यह भाग अधिक घर्षित अवस्था में आया है। घर्षित अवस्था में आने के कारण से यहाँ पर स्थित जो पर्वत की चोटियां हैं यानी जो माउंटेन पीक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपसे, उनकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हुई है। दूसरा अपर्दन आता है, तो अपक्षय जब अपने मूवमेंट में आएगा, अपने प्रोसेस में आएगा तो ही अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और जिस स्थान विशेष पर अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यदि मैं उस स्थान विशेष की बात करता हूँ तो मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ संपन्न होती हैं। तो गतिविधियाँ संपन्न हो जाने के कारण से यदि वहाँ पर जो इस प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं, प्रोसेस हो रहा है, वह प्रोसेस इस प्रकार की गतिविधियों के द्वारा संपन्न होता है कि अपरतन के द्वारा वह जो अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा चट्टान अपने मूल स्थान पर टूट करके बिखर गई थी, अब उसको गति मिलने लग जाती है। अब वो डायनेमिक प्रोसेस में आ जाती है। जब वो डायनेमिक यानी गतिज प्रोसेस में आ जाती है तो वह टूटे हुए चट्टानों के शिलाखंड, विभिन्न प्रकार के अवशेष, उनको गति मिलने के कारण से वह दूसरे स्थान पर यानी टूट करके और क्या हो जाते हैं, वह दूसरे स्थान पर टूट करके और बिखर जाते हैं। जब वह दूसरे स्थान पर टूट करके बिखर जाते हैं, जब वह बिखर जाएंगे तो उनको गति मिल जाएगी। गति मिलते ही वो क्या होगा कि वो नए स्थान पर जाकर उनका डिपोजिशन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पाई जाने वाला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किसके द्वारा प्रभावित है, यानी जो दीर्घ काल से हो रही यानी लंबे समय से वहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं चालू हैं, अप्रदन की प्रक्रिया चालू है। और अप्रदन की प्रक्रिया के साथ साथ वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया चालू है, अपक्षय की प्रक्रिया भी वहाँ पर प्रारंभ है। तो हम ये कह सकते हैं वहाँ पर अवशिष्ट पर्वतों के रूप में यह विद्यमान है, जिनके शिखर प्राय क्या हैं, जिनके शिखर प्राय गोलाकार हैं। अर्थात यह पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पर किस रूप में विद्यमान है, और अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। यानी अपर्दन व अपक्षय की प्रक्रियाओं के द्वारा यह भाग अधिक घर्षित हो गया है। और कौन से क्रम में है, और अवशिष्ट कौन से क्रम में है, अवशिष्ट रूप में अवशिष्ट रूप में क्या है, यानी अवशिष्ट रूप में वह उपस्थित है वहाँ पर, यानी अवशिष्ट रूप में क्या है, उपस्थित हैं।
किस रूप में उपस्थित हैं? अवशिष्ट रूप में वह उपस्थित हैं। किस रूप में उपस्थित हैं? वह अवशिष्ट रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम मुख्य रूप से ये कह सकते हैं जिनके शिखर देखिए, जिनके शिखर चोटी, जिनके शिखर प्राय कैसे हैं? जिनके शिखर प्राय गोलाकार हैं। जिनके शिखर प्राय क्या हैं? गोलाकार हैं। अब हम आपसे बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम की। कौन से क्रम की बात करते हैं? जिसमें हम बात कर रहे हैं आपसे उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम की। कौन से क्रम की बात करें? हम आपसे बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी जो पर्वतीय क्रम है, उस उत्तरी पश्चिमी में आपसे पर्वतीय क्रम की बात करता हूँ। यह जो उत्तरी पश्चिमी हमारे पास में पर्वतीय क्रम आ रहा है, यदि मैं इसकी बात करूं, देखिए जो उत्तरी पश्चिमी जो पर्वतीय क्रम है, इस यदि मैं पर्वतीय क्रम की बात करता हूं, यह पर्वतीय क्रम हमारे पास में किस रूप में है? यह पर्वतीय क्रम हमारे पास में प्राय इनके जो शिखर हैं वो शिखर क्या हैं? वह शिखर गोलाकार शिखर के रूप में है। किस शिखर के रूप में है? वह शिखर प्राय हमारे पास में किस रूप में है? गोलाकार शिखर के रूप में है। किस रूप में है? गोलाकार शिखर के रूप में है। हम सबसे पहले भाग की बात करते हैं। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? उत्तरी पश्चिमी जो पर्वतीय प्रदेश है, उस उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। 8:15 बजे तक मैं आके ले लूँगा। 8:15 बजे तक मैं आके ले लूँगा। हेलो, 8:15 बजे तक मैं आके ले लूँगा। तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि इस उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, इस उत्तरी पश्चिमी यूरोप का जो पहला पर्वतीय भाग है, इस पर्वतीय भाग को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? इस पर्वतीय भाग को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जब हम इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं तो हम उन दोनों भागों की आपसे चर्चा कर लेते हैं कि वह दो भाग कौन कौन से हैं जिनको हम दो भागों में क्या करते हैं, जिनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। उन दो भागों की बात कर रहा हूँ। देखिए, उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम को उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम को दो भागों में विभाजित, यानी दो भागों में क्या कर सकते हैं? क्रम को दो भागों में विभाजित कर, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, यानी इसी प्रदेश के हम दो भाग उपभाग पढ़ रहे हैं। कौन से प्रदेश के? जो हमारे पास में प्रदेश आया है ना, कौन सा प्रदेश आ रहा है? हमारे पास में जो प्रदेश आ रहा है उस प्रदेश का नाम है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तरी पश्चिमी। तो एक तो आ गया स्कैंडिनेवियाई पर्वत, दूसरा आ गया ब्रिटिश पर्वत। यदि पहले क्रम की हम बात करते हैं तो हमारे पास में आ गया स्कैंडिनेविया
नेवी स्कैंडिनेवियन पर्वत, और दूसरा हमारे पास में आ गया कौन सा, ब्रिटिश। दूसरा आ रहा है हमारे पास में ब्रिटिश यानी पर्वत। देखिए, हम दो प्रकार के पर्वतों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। एक तो हमारे पास में कौन सा पर्वत आ रहा है, एक तो हमारे पास में आ रहा है, एक तो हमारे पास में आ रहा है, यदि हम बात करें स्कैंडिनेवियन पर्वत ये क्रम, और दूसरा हमारे पास में कौन सा आ रहा है, दूसरा हमारे पास में आ रहा है ब्रिटिश क्रम। देखिए, यानी उत्तरी पश्चिमी जो पर्वतीय प्रदेश है, यानी ये तो हमारे पास में ब्रिटिश क्रम आ जाएगा, ये क्रम तो ब्रिटिश क्रम है, और ये हमारे पास में स्कैंडिनेवियन क्रम है। ये वाला कौन सा क्रम आ जाएगा, ये वाला क्रम तो है स्कैंडिनेवियन क्रम आ जाएगा, और ये वाला कौन सा क्रम आ जाएगा, ये वाला हमारे पास में ब्रिटिश वाला भाग आ जाएगा, ब्रिटिश पर्वतीय, जिसमें आपका आयरलैंड है, जिसमें स्कॉटलैंड है, जिसमें इंग्लैंड वाला भाग है। ये वाला भाग तो हमारे पास में ब्रिटिशीय पर्वत क्रम में आ जाएगा। कौन से क्रम में आ जाएगा, ब्रिटिश पर्वतीय क्रम में आ जाएगा। कौन से क्रम में आ जाएगा, ब्रिटिश जो पर्वत क्रम है उस पर्वत क्रम में हमारा भाग आ जाएगा। तो हम सबसे पहले जो आपसे बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं स्कैंडिनेवियन जो पर्वतीय क्रम है। तो ये रहा हमारे पास में स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग है, ये इसको हम कह रहे हैं स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम। कौन सा क्रम कह रहे हैं, स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम। तो देखिए, मैं इस भाग की आपसे बात कर रहा हूँ, जो भाग मैं आपके पास में लिखने जा रहा हूँ, ये यानी इस भाग की मैं आपसे बात करूँ, स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम। ठीक है, देखिए आप, स्कैंडिनेवियन स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम। स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम आ रहा है। स्कैंडिनेवियन क्या है, ये आ रहा है हमारे पास में स्कैंडिनेवियन जो क्रम है वह क्रम आ रहा है, यानी स्कैंडिनेवियन क्रम आ रहा है। कौन सा क्रम आ रहा है, यह है हमारे पास में स्कैंडिनेवियन क्रम आ गया। स्कैंडिनेवियन क्रम, देखिए यह जो क्रम है, यह क्रम स्कैंडिनेवियन क्रम है। हम बात करते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम, जो पहला क्रम आ रहा है, इसके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हम बात करते हैं पहले क्रम की। आपके पास में कौन से क्रम की बात कर रहे हैं, हम आपसे पहले क्रम की बात कर रहे हैं, स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम की बात कर रहे हैं। देखिए, स्कैंडिनेवियन जो पर्वतीय क्रम के अंतर्गत आते हैं वह नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क की पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। यानी इस क्रम के अंतर्गत, यानी इस क्रम के अंतर्गत मैं बात करूं, यानी नॉर्वे, इसके अलावा क्या आ रहा है, स्वीडन व डेनमार्क की कौन सी, यानी पर्वत श्रेणियाँ क्या हैं, पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं।
यानी यहाँ पर ये पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। नॉर्वे, स्वीडन व डेनमार्क की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वह पर्वत श्रेणियाँ इस भाग में हमारे पास में शामिल हैं। जिस भाग की हम आपसे बात कर रहे हैं यानी नॉर्वे है, डेनमार्क है और स्वीडन है, यानी इस वाले भाग की यदि मैं आपसे बात करूं तो इस वाले भाग के जो हमारे पास में पर्वतीय क्रम है वह पर्वतीय क्रम में शामिल है। यानी यह पर्वतीय क्रम हमारे पास में शामिल है। मैं आपसे बात करूं यानी जो हमारे पास में नॉर्वे वाला भाग है, नॉर्वे वाला भाग है, स्वीडन वाला भाग है, डेनमार्क वाला भाग है, इस वाले भाग में जो ये पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं, ये सारी पर्वत श्रेणियाँ इसी भाग में क्या हैं, इसी भाग में हमारे पास में क्या है, शामिल हैं। हम यानी इसी भाग की बात करते हैं। तो यह जो भाग हमारे पास में आ रहा है, जिस भाग की हम आपसे बात कर रहे हैं वह हमारे पास में भाग आ रहा है कौन सा, यानी स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम का भाग, जो उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम का पहला प्रादेशिक भाग है। अर्थात यानी पूर्व में फिनलैंड से लेकर पश्चिम में स्कैंडिनेवियन तक है। यानी हम बात करते हैं यानी विस्तार की बात करो, मैं इनके विस्तार की यदि मैं आपसे बात करता हूँ तो विस्तार देखिए, इनका विस्तार कहाँ से है। यदि मैं विस्तार की आपसे बात करता हूँ कि स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम का विस्तार कहाँ से है, यदि मैं विस्तार की बात करूँ तो मैं कहाँ से चलूँ, मैं विस्तार में चलूँगा पूर्व से। यदि मैं पूर्व से चलूँ तो पूर्व में आ रहा है मेरे पास में कहाँ से, पूर्व में आ रहा है फिनलैंड। यानी फिनलैंड से मैं बात करूं यानी फिनलैंड से मैं पश्चिम वाले यानी पश्चिम पूर्व में कहाँ से आ रहा है, पूर्व में, यानी पूर्व में फिनलैंड से पश्चिम में, यानी पश्चिम में स्कैंडिनेवियन पर्वत तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है, स्कैंडिनेवियन, यानी विस्तार पूर्व में फिनलैंड से पश्चिम में स्कैंडिनेवियन पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वत तक है। कहाँ तक है, यानी फिनलैंड से लेकर के, यदि मैं फिनलैंड की बात करूं, फिनलैंड से लेकर के कहाँ तक स्थित है, यदि मैं फिनलैंड से बात करूं यानी फिनलैंड से लेकर के, यानी यहाँ पर आंशिक रूप से भाग है ये तो, फिनलैंड से लेकर के स्वीडन से लेकर के कहाँ तक है, यानी हमारे पास में जो भाग आ रहा है, इस भाग की यदि मैं आपसे बात करूं तो ये नॉर्वे वाला भाग है, वहाँ तक का ये भाग है। ठीक है ना, कहाँ तक का भाग है, वहाँ तक का भाग है ये। यानी मैं आपसे बात करता हूँ यानी पूर्व में फिनलैंड से लेकर के, पूर्व में फिनलैंड से लेकर के स्वीडन, और स्वीडन से आ जाओ आप नॉर्वे वाले भाग तक, यानी इसका भाग का विस्तार है। यानी जो स्कैंडिनेवियन जो पर्वतीय क्रम आ रहा है, इस क्रम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी क्रम की हम नीचे क्या कर रहे हैं, इसी क्रम की हम नीचे चर्चा करने जा रहे हैं। जो क्रम हमारे पास में आ रहा है ये स्कैंडिनेवियन जो पर्वतीय क्रम वाला क्षेत्र है, यानी स्कैंडिनेवियन जो ये पर्वतीय क्रम वाला क्षेत्र है, यह पर्वतीय क्रम वाला क्षेत्र कितने भाग पर फैला हुआ है, ये मैक्सिमम रूप से बात करें तो जो ये वाला भाग है, यह वाला भाग यानी 2 लाख वर्ग किलोमीटर पर क्या है, विस्तार है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर पर इसका क्या है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सा, स्कैंडिनेवियन जो पर्वतीय क्रम है, इस पर्वतीय क्रम का 2 लाख वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार पाया जाता है। यानी हम दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे, यदि हम दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे, जो पर्वतीय चोटियों की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वह धीरे धीरे
कम होती जाती है, कम के साथ वो तंग भी होती जाती है, संकीर्ण होती जाती है। देखिए ना आप, देखो यहाँ पर ज़्यादा रूप से विस्तृत हैं, यहाँ पर कम रूप से विस्तृत हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण से यदि हम उत्तर की ओर जाते हैं, दक्षिण से यदि हम उत्तर की ओर जाते हैं तो जो पर्वतीय क्रम हमारे पास में आ रहा है, जिस क्रम की हम आपसे बात कर रहे हैं, वह क्रम धीरे धीरे क्या होता जाता है, वह क्रम धीरे धीरे संकीर्ण होता जाता है, संकरा होता जाता है, वह कम चौड़ाई में स्थित है। तो इस प्रकार के यदि क्रम की हम बात करते हैं तो इस प्रकार का जो क्रम है इसकी चौड़ाई धीरे धीरे क्या होती जाती है, इस क्रम की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हम ये कह रहे हैं जब इस क्रम की चौड़ाई धीरे धीरे हमारे पास में कम होती जा रही है, यह क्रम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हम इससे यह सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है क्या कि इस प्रकार की चौड़ाई वाले जो भाग हैं ना, इस प्रकार की चौड़ाई वाले भाग जो ये उत्तरी सागर के आसपास से हम बात करते हैं, और उत्तरी सागर से लेकर के यदि हम आगे तक बढ़ते हैं, यदि हम आगे तक चलते हैं तो वहाँ तक इसका जो विस्तार है वो उत्तर तक इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन उत्तर की ओर जाएंगे तो इसकी जो चोटियाँ हैं उन चोटियों की ऊंचाई क्या होती जाती है, उन चोटियों की ऊंचाई कम होती जाती है। और इसका जो विस्तार है ये दक्षिण की तरफ इसका विस्तार ज़्यादा है और उत्तर की ओर इसका विस्तार तंग यानी संकीर्ण इसका विस्तार होता जाता है। इसका विस्तार में संकीर्णता धीरे धीरे क्या होती है, संकीर्णता आती जाती है। ठीक है ना। तो आगे की ओर यदि हम बात करते हैं कि जो स्कैंडिनेवियन जो पर्वतीय क्रम है, इसके दक्षिण में जो पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं यानी सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ हैं, उनमें गिल्ट रेटिंड है यानी सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ हैं। कहाँ पर, यानी इसके दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में यानी दक्षिणी भाग में यानी सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ, सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ यानी जो स्कैंडिनेवियन भाग है, उस स्कैंडिनेवियन भाग की यदि मैं आपसे बात करूं, यानी जो स्कैंडिनेवियन वाला भाग है, स्कैंडिनेवियन पर्वतीय, स्कैंडिनेवियन जो पर्वतीय भाग है, कौन सा भाग है, स्कैंडिनेवियन यानी सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम में पर्वतीय क्रम में यानी कहाँ पाई जाती हैं, दक्षिण की ओर, किस ओर पाई जाती हैं, दक्षिण की ओर यानी स्थित हैं, क्या हैं, स्थित हैं जिनमें स्थित हैं उन चोटियों की यदि मैं आपसे बात करूं तो उन चोटियों में एक तो है हमारे पास में क्या, यानी एक चोटी तो है यानी गिल्ट रेटिंड, जिनमें गिल्ट रेटिंड जिसकी ऊंचाई कितने मीटर है, जिसकी ऊंचाई 2800 मीटर है। कितनी ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई 2800 मीटर है। ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, दूसरी चोटी है यानी गाल्प वोपिंग, कौन सी चोटी है, वह जो दूसरी चोटी आ रही है, वह दूसरी चोटी हमारे पास में कौन सी है, दूसरी चोटी आ रही है गाल्प वोपिंग, यानी दूसरी चोटी जो हमारे पास में आ रही है वो गाल्प वोपिंग आ रही है। तो मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं आपसे, अगला जो आ रहा है वो यानी गाल्प वोपिंग यानी वोपिंग लिख दो, एक ही बात है ये तो, यानी गाल्प वोपिंग कौन सी है, गाल्प वोपिंग
गाल्प वोपिंग है। कौन सा है? यानी दूसरा है गाल्प वोपिंग है। देखिए तो हमारे पास में दो क्रम आ गए ना, यानी इस स्कैंडिनेवियन जो पर्वतीय क्रम है इसके दक्षिण में सर्वोच्च चोटियां स्थित हैं, जिनमें से एक तो हमारे पास में आती है गिल्ट रेटिंड चोटी है जिसकी ऊंचाई 2800 मीटर तक पाई जाती है। दूसरी चोटी गाल्प हमारे पास में आ रही है, यानी गाल्प यानी वोपिंग आ रही है। क्या आ रही है? यानी गाल्प वोपिंग आ रही है, यानी ग्लाप वोपिंग है क्या? तो हमारे पास में दूसरी वाली जो चोटी है इसकी जो ऊंचाई आ रही है वह आ रही है क्या? यानी गाल्प वोपिंग, यानी ये दूसरी चोटी, ये भी सर्वोच्च चोटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस भाग में स्थित है स्कैंडिनेवियन जो पर्वतीय क्रम के मध्य भाग में इसमें केओलियन पर्वतीय श्रेणी भी है। यहीं पर एक केओलियन पर्वतीय श्रेणी भी है। यानी स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम के जो मध्य वाला भाग है, इस मध्य वाले भाग की यदि हम आपसे बात करता हूँ तो स्कैंडिनेवियन के इस मध्य वाले भाग में जो हमारे पास में, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे कि यानी जो क्रम है, जिस क्रम की हम आपसे बात कर रहे हैं वह क्रम कौन सा है? वह क्रम है हमारे पास में कौन सा? वह क्रम है केओलिन पर्वत। स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम के मध्य वाले भाग में केओलिन पर्वत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? केओलिन पर्वत श्रेणी है। यानी केओलिन पर्वत श्रेणी यानी स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम के मध्य भाग में, यानी स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम के यानी मध्य भाग में कौन सी श्रेणी है? मध्य भाग में यानी केओलिन पर्वत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? केओलिन पर्वत श्रेणी है। यानी स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम के मध्य वाले भाग में कौन सी श्रेणी है? केओलिन पर्वत श्रेणी है। यानी स्कैंडिनेवियन पर्वतीय क्रम में, यानी स्कैंडिनेवियन जो पर्वतीय क्रम है अभी भी मैंने आपको बताया था, देखिए यानी पूर्व कैम्ब्रियन के यानी जो कैलिडोनियन युग है, यानी इसके चट्टानों की यदि हम आपसे बात करते हैं, यानी पूर्व कैम्ब्रियन या कैलिडोनियन युग की जो चट्टानें हैं, यदि उस चट्टानी क्रम की यदि हम आपसे बात करते हैं तो इस चट्टानी क्रम में यानी यह विभिन्न प्रकार के हिमनदों की प्रक्रिया के द्वारा यह प्रभावित है, और प्रभावित होने के कारण से ये घर्षित भाग है। कौन सा भाग है? यह घर्षित भाग है, और घर्षित भाग होने के कारण से यहाँ पर हिमानियों के द्वारा बनी हुई विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, लैंडस्केप, जिसमें ग्लेशियर, जिसमें शर्क है, जिसमें यू आकार की घाटियां हैं, और इसी के साथ साथ वहाँ पर हिमोड है। विभिन्न प्रकार के हिमोड का वहाँ पर क्या हुआ है? विभिन्न प्रकार के हिमोड का वहाँ पर जमाव हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार का जो हिमोड है उसका भी वहाँ पर जमाव पाया गया है, जमाव पाया जाता है। यानी जो तटीय भागों में हिमानी द्वारा निर्मित, यानी जो ये तटीय भाग है, ये वाले भाग है ना तटीय, ये जो कोस्टल भाग है, कौन से भाग की बात कर रहा हूँ? देखो मैं इस क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ, स्कैंडिनेवियन क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और इसी क्रम को यदि मैं आगे बढ़ाते हुए बात करूँ तो जो जिस स्कैंडिनेवियन क्रम की हम आपसे बात कर रहे हैं उसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी स्कैंडिनेवियन वाला जो क्रम वाला भाग है, इस क्रम की यदि मैं आपसे बात करूं तो यानी इस भाग में, यानी ये जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यानी जो तटीय भाग है इसका, यानी जो कोस्टल वाला ये वाला भाग है ना, ये कोस्टल वाला भाग, ये वाला कोस्टल वाला जो भाग है, तटीय भाग है, इस तटीय भाग में, कौन से तटीय भाग में? तटीय भागों में हिमानी द्वारा निर्मित गहरी एवं जलमग्न, हिमानी द्वारा, ग्लेशियर द्वारा निर्मित गहरी एवं जलमग्न घाटियाँ पाई जाती हैं। कौन से भाग में? तटीय भाग में। देखिए आप तटीय भाग में, यानी तटीय जो भाग है ना, इस तटीय भाग की बात करता हूँ मैं। तटीय भाग में यानी तटीय भाग में हिमानी द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित? तटीय भाग में हिमानी द्वारा, तटीय भाग में हिमानी द्वारा निर्मित, कौन से भाग में? तटीय भाग में हिमानी द्वारा निर्मित। मैं आपसे बात करूं कि तटीय भाग में हिमानी द्वारा निर्मित
गहरी हिमानी द्वारा निर्मित गहरी एवं जलमग्न मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैं आके ले लूँगा। आप तो आराम से 9:45 बजे आ जाना, फिर 8:40 ठीक है 8:40। तो मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करते हैं कि तटीय भाग में हिमानी द्वारा निर्मित, यानी तटीय भाग में हिमानी द्वारा निर्मित गहरी एवं जलमग्न घाटियाँ, गहरी एवं जलमग्न क्या घाटियाँ, गहरी एवं जलमग्न जो घाटियाँ हैं, गहरी एवं जलमग्न घाटियाँ पाई जाती हैं, यानी पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें फ्योर्ड कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें फ्योर्ड कहते हैं। देखिए जिन्हें फ्योर्ड कहते हैं, यानी स्कैंडिनेवियन जो पर्वतीय क्रम है, इस पर्वतीय क्रम के जो यानी कोस्टल वाला भाग है, इस कोस्टल वाले भाग में क्या देखो, ये देखो गहरी घाटियाँ, ये देखिए गहरी घाटियाँ, ये देखिए गहरी घाटियाँ, ये देखिए गहरी घाटियाँ कि यानी गहरी और जलमग्न, यानी जल में मग्न है, जल में डूबा हुआ भाग है, जल में डूबी हुई घाटियाँ हैं। यानी गहरी और जलमग्न घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, यानी गहरी और जलमग्न घाटियों को हम फियोर्ड के नाम से जानते हैं, फियोर्ड कहलाता। तो महत्वपूर्ण शब्दावली है फियोर्ड, यानी ध्यान रखिए आप फियोर्ड किसको कहते हैं कि तटीय भाग में हिमानी द्वारा निर्मित, तटीय भाग में हिमानी द्वारा निर्मित गहरी एवं जलमग्न घाटियों को किसके नाम से जानते हैं, गहरी एवं जलमग्न घाटियों को फियोर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फियोर्ड के नाम से हम संबोधित करते हैं, या फियोर्ड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। यानी इस प्रकार के फियोर्ड सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्वे और फिनलैंड में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, नॉर्वे और फिनलैंड में सर्वाधिक फियोर्ड पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, नॉर्वे और फिनलैंड में। कहाँ पर, नॉर्वे और फिनलैंड में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक फियोर्ड पाए जाते हैं। इसके अलावा हम दूसरे क्रम की बात करते हैं, तो जो दूसरा क्रम आ रहा है उत्तरी पश्चिमी भाग का, वो आ रहा है हमारे पास में कौन सा द्वीप समूह आ रहा है, ब्रिटिश पर्वतीय क्रम की हम आपसे बात कर रहे हैं। सेकंड वाला जो भाग है वह हमारे पास में आ रहा है ब्रिटिश क्रम। कौन से क्रम की बात करें, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड तथा आयरलैंड में फैला हुआ है। विस्तार की यदि मैं आपसे बात करूं कि इसका जो विस्तार है ना, वो विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, देखिए विस्तार आ रहा है हमारे पास में स्कॉटलैंड में। देखिए एक तो पाया जा रहा है स्कॉटलैंड में, एक पाया जा रहा है हमारे पास में इंग्लैंड में, वह कहाँ पर पाया जाता है, वह पाया जाता है आयरलैंड में। यहाँ पर यानी इसका विस्तार, यानी इस वाले भाग के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी ये वाला जो भाग है ये आयरलैंड वाला है, ये इंग्लैंड वाला है, ये स्कॉटलैंड वाला भाग है। इस वाले भाग के मैं प्यारे विद्यार्थियों आपसे बात कर रहा हूँ इंग्लैंड वाले भाग में, और इंग्लैंड के साथ साथ किसके साथ, यानी मैं आपसे बात करूँ, एक तो आ गया हमारे पास में क्या, कौन सा भाग आ गया, इंग्लैंड, और इंग्लैंड के साथ साथ हमारे पास में कौन सा भाग आ गया, हमारे पास में भाग आ गया आयरलैंड वाला भाग, ठीक है ना। इस भाग में ब्रिटिश पर्वतीय क्रम का विस्तार पाया जाता है। ये पर्वतीय क्रम प्राचीन रवेदार कठोर चट्टानों से निर्मित है। किससे, यानी प्राचीन रवेदार और कठोर चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है, यानी यह पर्वतीय क्रम जो निर्मित है वह प्राचीन चट्टानों से, कठोर चट्टानों से और रवेदार चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है, यानी ये जो क्रम है ये प्राचीन चट्टानों से, कठोर चट्टानों से और
रवेदार चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है? यानी रवेदार चट्टानों से निर्मित है। तो हम ये कह सकते हैं कि रवेदार चट्टानें वह चट्टानें हैं जिनका निर्माण होने के बाद में, जिनको ठंडा होने में, जिनको शीतलन होने में काफ़ी लंबा समय लगा है, और उनमें किसका निर्माण हो गया? उसमें रवों का, उसमें दानों का निर्माण हो गया है। ठीक है ना। हिमानियों द्वारा, यानी हिमानियों द्वारा अधिक अपरदित होकर ये भाग नीचे हो गए हैं। हिमानियों द्वारा यानी अपरदित होने के कारण से ये भाग अधिक डाउन हो गए हैं, अधिक नीचे हो गए हैं। यहाँ पर जो हिमानी का प्रभाव पड़ा है वह हिमानी का प्रभाव क्या पड़ा है? यहाँ पर हिमानी का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हिमानी का प्रभाव पड़ा है वो हिमानी का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। ब्रिटिश जो पर्वतीय प्रदेश है इसमें यू आकार की घाटियाँ गोल एवं सपाट, यानी जो यू आकार की घाटियाँ, यानी यू आकार की घाटियाँ गोल एवं सपाट शिखर पाए जाते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर इस वाले भाग में क्या पाई जाते हैं? ब्रिटिश पर्वतीय क्रमीय भाग में एक तो पाई जाते हैं क्या? एक तो पाई जाते हैं यू आकार की घाटियाँ। क्या पाई जाती हैं यहाँ पर? एक तो पाई जाते हैं यू आकार की घाटियाँ एवं गोल व सपाट, यानी यू आकार की घाटियाँ पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास में पाया जाता है गोल एवं क्या? सपाट शिखर पाए जाते हैं। गोल व सपाट शिखर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गोल व सपाट शिखर पाए जाते हैं। एक तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? यू आकार के घाटियाँ पाई जाती हैं। एक गोल और सपाट शिखर पाए जाते, पीक पाए जाते, पर्वतों की चोटियाँ हैं, यानी गोल और वो यानी किस भाग में पाई जाती हैं? वह सपाट क्रम के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है ना। यानी ब्रिटिश द्वीप के जो तटीय भाग नीचे हैं, देखिए आप, ब्रिटिश जो हमारे पास हैं, ब्रिटिश पर्वत यानी ब्रिटिश द्वीप के, यानी जो ब्रिटिश द्वीप है, ब्रिटिश द्वीप के पर्वतीय भाग, यानी ब्रिटिश द्वीप है ना, उस ब्रिटिश द्वीप के जो यानी ब्रिटिश द्वीप के तटीय भाग नीचे हैं। ब्रिटिश द्वीप के तटीय भाग, कौन से भाग? ब्रिटिश द्वीप के तटीय भाग क्या हैं? तटीय भाग नीचे हैं या निम्न हैं। आप ऐसे लिखिए कि ब्रिटिश द्वीप के तटीय भाग क्या हैं? ब्रिटिश द्वीप के तटीय भाग निम्न हैं। यानी ब्रिटिश द्वीप के तटीय भाग क्या हैं? यानी निम्न हैं। ब्रिटिश द्वीप के तटीय भाग निम्न हैं। वहाँ नदियों के द्वारा वहाँ नदियों के द्वारा निर्मित, ऐसा लिख लीजिएगा, वहाँ नदियों के द्वारा निर्मित, वहाँ नदियों के द्वारा निर्मित क्या पाए जाते हैं? रिया तट। क्या पाए जाते हैं? वहाँ नदियों के द्वारा निर्मित रिया तट पाए जाते हैं। क्या होता है? ब्रिटिश द्वीप के तटीय भाग निम्न हैं। यानी ब्रिटिश द्वीप के जो तटीय भाग निम्न हैं, यानी उन निम्न तटीय भागों में नदियों के द्वारा निर्मित, यानी किसके द्वारा निर्मित भाग हैं ये? यानी ये तो ब्रिटिश द्वीप है। यानी स्कैंडिनेवियन वाले भाग में तो फ्यूड पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर
महत्वपूर्ण शब्दावली है। पिछले दिनों जो एग्जाम हुआ है हमारे यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा, उसमें भी फियोर्ड वाली शब्दावली को उन्होंने मेंशन किया है। तो हम बात करते हैं स्कैंडिनेवियन वाले भाग में तो फियोर्ड पाए जाते हैं और ब्रिटिश द्वीप समूह वाले भाग में रिया तट पाए जाते हैं, जो किसके द्वारा निर्मित हैं, जो नदियों के द्वारा निर्मित हैं। किसके द्वारा निर्मित हैं? जो नदियों के द्वारा निर्मित हैं। यानी अगला वाला जो फैक्ट आ रहा है तो ये आ रहा है, ये महत्वपूर्ण शब्दावली है कि इंग्लैंड के मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी पर्वत श्रेणी की ओर पिनायन पर्वत श्रेणी पिनायन पर्वत श्रेणी फैली है। पिनायन पर्वत श्रेणी फैली है। कौन सी पर्वत श्रेणी फैली है? पिनायन पर्वत श्रेणी फैली हुई है। देखिए यहाँ पर जो पिनायन पर्वत श्रेणी है वह पिनायन पर्वत श्रेणी यहाँ पर फैली हुई है। यानी इंग्लैंड के मध्य में, कहाँ पर? जो इंग्लैंड वाला भाग है उस इंग्लैंड वाले भाग के मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इंग्लैंड के मध्य में, किसके मध्य में मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि इंग्लैंड के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी फैली हुई है? इंग्लैंड के मध्य में हमारे पास में जो फैली हुई है वह है पिनायन पर्वत श्रेणी फैली हुई है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? देखिए मैं यहाँ पर टेशन कर रहा हूँ और यह हमारे पास में कौन सी पर्वत श्रेणी है? यह हमारे पास में पिनायन पर्वत श्रेणी है। ये मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ आपसे। यह है कौन सी पर्वत श्रेणी? पिनायन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? यह है हमारे पास में पिनायन श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? यह हमारे पास में पिनायन श्रेणी है जिसकी हम बात कर रहे थे। यह हमारे पास में पिनायन पर्वतीय श्रेणी है। ठीक है ना? ये देखो इंग्लैंड के मध्य में हमारे पास में कौन सी पर्वत श्रेणी फैली हुई है? पिनायन, जो प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। यानी जो प्राचीन रवेदार, यानी ये धीरे धीरे ठंडी हुई है। जो प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। जो यानी किससे निर्मित है? जो प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। किससे निर्मित है? जो प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। जो प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। ठीक है? हम बात कर रहे हैं आपसे किसकी? कि यानी यूरोप महाद्वीप के जो भौतिक प्रदेश हैं, उन यूरोप महाद्वीप के लिए हम भौतिक प्रदेशों की आपसे बात करें तो यूरोप महाद्वीप का जो भौतिक प्रदेश जो हमारे पास में आया है, जिस भौतिक प्रदेश की हम आपसे बात कर रहे हैं, वह भौतिक प्रदेश हमारे पास में कौन सा आया? पहला जो भौतिक प्रदेश हमारे पास में आया है, उस भौतिक प्रदेश की यदि हम आपसे बात करते हैं तो वह हमारे पास में आया है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम। कौन सा क्रम आ रहा है? वह हमारे पास में क्रम आ रहा है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम। कौन सा क्रम आया? उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम आया। जिस क्रम की हमने यहाँ पर बात की है वह क्रम हमारे पास में आ रहा है कि उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम। यह जो उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम है जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, यह पर्वतीय क्रम दो भागों में विभाजित है। एक तो कैनेडियन पर्वत श्रेणी के रूप में और दूसरा है पिनायन पिनायन पर्वत श्रेणी के रूप में हमारे पास में यह विभाजित है।
तो हमने आज जो आपसे बात की वह है कि ये उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्रम के दोनों भागों की, जिसमें एक बिनाइन पर्वत श्रेणी वाला भाग है और दूसरा हमारे पास में कौन सा भाग आ रहा है, दूसरा हमारे पास में जो भाग आ रहा है वह भाग हमारे पास में आ रहा है यानी ब्रिटिश द्वीप समूह वाले भाग की हम आपसे बात करते हैं। कौन से भाग की बात करते हैं? हम आपसे जो बात कर रहे हैं ना वह बात कर रहे हैं ब्रिटिश द्वीप समूह वाले भाग की। कौन से भाग की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात करते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह वाले भाग की हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। किससे निर्मित है? जो प्राचीन रवेदार शैलों से क्या है? निर्मित है। जो प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है, जो प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है, ठीक है ना, जो प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, फिर हम आपसे पुनः मिलते हैं और इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करते हैं पुनः कि ये जो हमारे पास में यानी यूरोप महाद्वीप के भौतिक प्रदेश आए, ये अति महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेशों में शामिल हैं और इसी क्रम को फिर हम दूसरे क्रम के रूप में आगे बढ़ाते हैं।